नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और हम लोग देख रहे हैं EVS पार्ट 8। यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं या फिर CTET या फिर किसी भी स्टेट की टेट की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज के कुछ प्रश्न कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसीलिए वह खाली स्थान के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो श्यामा जो है वो एक स्टूडेंट है जो काफ़ी सृजनात्मक माना जाता है उसको। तो वो जो सीखती है वो किस विधि द्वारा सीखती है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मॉडलिंग या अनुकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, अपसारी चिंतन के द्वारा वो सीखती है। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, अर्थात श्यामा कम समय में शीघ्रता से ठीक ठाक कार्य कर सकती है, इसलिए वह अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। कक्षा में प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व के निहित उद्देश्य खाली स्थान को बढ़ावा देता है। तो इसका सही ऑप्शन है शिक्षार्थी स्वायत्तता, व्यक्तिक विभिन्नता, पुनर्बलन और ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। तो कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों को ज्ञान को पढ़ाए जाने वाले नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। तो ये जो होता है, इसका उद्देश्य जो होता है वो ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण होता है। तो सही आंसर होगा 4। कक्षा में एक प्रभावी अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों को ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य ज्ञान सहसंबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देता है। आइए देखते हैं, एक शिक्षण विधि पर ही क्वेश्चन है कि रोहन एक विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, दूसरा है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, तीसरा अभिभावकों को संतुष्ट करना और चौथा है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कराना। तो आप इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा दूसरा, क्योंकि वो विज्ञान प्रदर्शनी में शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, इसका सही उद्देश्य यही होगा। तो सही आंसर जो होगा आपका वो दूसरा होगा। आइए देखते हैं, विद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध हो सके, अर्थात शिक्षार्थी स्वयं विज्ञान के क्षेत्र में सृजनात्मक निर्माण करने के शक्ति से अवगत हो सकें। तो इसका सही आंसर 2 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, खाली स्थान के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाली वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो इसमें से आपको चुनना है कि विकास के आकार को देने वाले वातावरणीय कारकों में सभी शामिल हैं। कौन? तो शिक्षा की गुणवत्ता, संस्कृति, पौष्टिकता, शारीरिक गठन। तो इसका सही आंसर जो होगा चौथा क्या है कि शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो विकास शारीरिक, ये भी विकास करता है, ये भी विकास और ये भी विकास करता है।
बच्चे का विकास करता है, तो शारीरिक गठन को छोड़ करके ये सभी बच्चे का विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में से हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि शारीरिक गठन के अलावे, तो यहाँ होगा शारीरिक गठन सही उपयुक्त आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रेखा की माँ खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो खाली स्थान में क्या भराएगा? कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, दूसरा हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, तीसरा है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, चौथा है पानी को रंग रहित करने। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा कि रेखा की माँ तालाब से लाए पानी में फिटकरी इसलिए डालती है ताकि जिससे तालाब के पानी में जो अपद्रव्य है वो उसे फिटकरी से हट जाए, इसलिए रेखा की माँ पानी में फिटकरी डालती हैं। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो पहला है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दूसरा है मलेरिया चिकनगुनिया, तीसरा है मलेरिया हैजा मियादी बुखार और चौथा है डेंगू हैजा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मच्छरों से फैलता है, वो है सही आंसर पहला, वो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया मच्छरों के काटने से फैलता है। आइए थोड़ा डिटेल देखें। मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। डेंगू एक उष्णकटिबंधीय रोग है जो एडिस इजिप्टी मच्छरों के काटने से होता है। ध्यान दीजिएगा, डेंगू जो मच्छर काटता है उसका नाम है एडिस इजिप्टी। दूसरा मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है, प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया होता है। और चिकनगुनिया लंबे समय तक चलने वाला जोड़ों के दर्द वाला रोग है। इस रोग का उग्र चरण तो मात्र 2 से 5 दिन के लिए चलता है, लेकिन जोड़ों का जो दर्द है वो लंबे समय तक चलता है। यह एडिस मच्छर के काटने से होता है। तो चिकनगुनिया एडिस मच्छर के काटने से होता है। प्रोटोजोआ परजीवी यदि काटेगा तो मलेरिया होगा, और एडिस इजिप्टी काटेगा तो आपको डेंगू हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों रोग आपका मच्छरों से फैलता है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द रहता है और ये 2 से 5 दिन काफ़ी दर्द भरा रहता है, उसके बाद भी लंबे समय तक रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। मधुबनी चित्रों मतलब एक जगह, खास जगह का चित्र है, तो उसमें जो रंग बनाए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो किसका? पहला है सोने चांदी के घोल कर बनाए गए पेंट होते हैं, दूसरा है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट होते हैं, तीसरा है पीसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं, चौथा है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग होते हैं। तो मधुबनी बिहार में पड़ता है, तो वहाँ का जो चित्रकारी होता है वो उसके लिए पीसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं, उससे चित्रकारी किया जाता है। आइए डिटेल देख लें। मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। इसके रंगों को बनाने के लिए घरेलू चीज़ें हल्दी, केले के पत्ते, पीपल की छाल, पिसे हुए चावल आदि की आवश्यकता होती है। तो मधुबनी चित्रों के बारे में हम लोग देखें, उसमें घरेलू पदार्थों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण जो हैं वो चुनिए। अधिक गंध का पतला नीला रंगीन द्रव, दूसरा है बदबूदार पतला पीला द्रव, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तेल, चौथा है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। तो पेट्रोलियम जो होता है वो बदबूदार गाढ़ा एवं हरे रंग का तेल होता है। सही आंसर है 4। आइए डिटेल थोड़ा देख लें हम लोग। पेट्रोलियम एक
अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है। ये बहुत उपयोग होता है हमारे जीवन में, जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। इसका निर्माण कोयले की तरह वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे दबने तथा कालांतर में उनके ऊपर उच्च दाब तथा ताप के आपतन के कारण हुआ है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल कहते हैं। यह काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। इसमें बदबू भी होता है और गहरे रंग का भी ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। तो ग्रीस, पैराफिन मोम, कोयला और पेट्रोलियम। तो इसमें से जो भिन्न है, इसमें 3 सेम प्रकार का चीज़ है, एक डिफरेंट है। वो डिफरेंट कौन है वो चुनना है। तो वो डिफरेंट जो है वो हमारा है कोयला। कोयला डिफरेंट है, बाकी सभी एक किस्म की चीज़ हैं। तो सही उत्तर हुआ तीसरा, कोयला अन्य तीनों से भिन्न है। पैराफिन मोम, ग्रीस एवं पेट्रोलियम पेट्रोलियम के ही उत्पाद हैं, जबकि कोयला पेट्रोलियम में से नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो जो डिफरेंट है इन तीनों से वो है कोयला। आगे नेक्स्ट है, हम लोग देखेंगे कि बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कब है? जुलाई से सितंबर, अप्रैल से जून, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही समय है वो अक्टूबर से दिसंबर है। सही उत्तर होगा हमारा 3। और आइए थोड़ा डिटेल देख लें। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करके धन कमाते हैं। मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करके धन कमाते हैं। रिपीट है। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय जो है वो है अक्टूबर से दिसंबर का समय है। तो इसी समय मधुमक्खी पालन करना सबसे उपयुक्त माना जाता है, अक्टूबर से दिसंबर। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? तो विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। दूसरा, यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। तीसरा, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। चौथा है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। तो श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर नहीं समझ पाए बच्चे। तो उसका सही जो आंसर होगा वो 4 होगा कि कक्षा में श्वसन एवं सांस लेने के बीच अंतर नहीं समझ पाए क्योंकि शिक्षिका कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ा सकी। इसलिए सही आंसर जो होगा वो 4 होगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक पब्लिक स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले मतलब अपने से वो बढ़िया से नहीं पढ़ पाते हैं, उनको ज़रूरत है किसी के सपोर्ट का। वो कम बुद्धि वाले बच्चे हैं। आवश्यकता वाले बच्चे मतलब उनको सपोर्ट के बच्चे, वो सामान्य बच्चे से थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? समवयस्क शिक्षा, समावेशी शिक्षा या प्रतिपूरक अधिगम। तो जब सभी बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को और सामान्य बच्चों को जब एक साथ पढ़ाया जाता है तो उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो समावेशी शिक्षा मतलब दूसरा सही आंसर होगा कि जब सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग बच्चों को या दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ाया जाए तो उस तरह के कक्षा को, उस तरह के शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। लेह और लद्दाख, तो इसका जो मकान होते हैं उसकी विशेषताएं, पहला है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू वाली छतें। दूसरा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। तीसरा है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। चौथा है लकड़ी के फर्श। तो इसका सही
ऑप्शन क्या होगा, सी डी ए, बी सी डी, ए बी सी, या यहाँ से ये सेम हो गया ए बी सी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी सी डी। जो लेह लद्दाख की मकान की जो विशेषताएं होती है वो बी, सी और डी होती है। बी मतलब निचली मंजिले में कोई खिड़की नहीं होती है, सी मतलब होता है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती है, और चौथा है लकड़ी के फर्श होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी सी डी होगा। तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। यह एक समूह है, वो किससे संबंधित है? स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से। दूसरा है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से। तीसरा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग चलवाने से। चौथा है पुराने झीलें निर्मित करने से। तो तरुण भारत संघ जो है वो जुड़ा हुआ है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तो इसका सही आंसर 4। व्याख्या देख लेते हैं। तरुण भारत संघ TBS, तरुण भारत संघ भारत की ऐसी अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जंगल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम कर रही है। अतः तरुण भारत संघ नामक समूह पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से भी संबंधित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक पश्मीना शॉल लगभग खालिस्तान साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु इतने घंटों का समय लगता है। तो 6 स्वेटर और 200 घंटा लगता है, या 6, 250, 10, 250, 10, 200। तो पश्मीना शॉल जो है वो उसका खासियत है कि वह 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होता है और इसको बनाने में 200 घंटे का समय लगता है। तो सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा चौथा। तो चौथा सही आंसर होगा। एक पश्मीना शॉल लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु 200 घंटों का समय लगता है। नेक्स्ट है कि सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो प्रतियोगिता आधारित सीखना, दूसरा भाषा निर्देशित सीखना, तीसरा सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, चौथा है मनोरंजन द्वारा सीखना। तो इसका जो सही आंसर है, सरिता की शिक्षिका जो जिस आयाम का प्रयोग कर रही है वह है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, उसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि उसकी शिक्षिका सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने का आयाम का अनुगमन कर रही है। तो ध्यान, इसका सही आंसर तीसरा। नेक्स्ट है कि नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर रखा जाता है। हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है असम में, मेघालय में, ओडिशा में या अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा मेघालय में, मतलब दूसरा। इसका सही आंसर दूसरा होगा। नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर रखा जाता है। यह मेघालय में पाया जाता है। मित्रों, एक सूचना है कि वैसे कुछ हमारे साथी लोग जो टेट की तैयारी कर रहे हैं वो और उन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम हो, तो मैथ्स का हम एक बेसिक मैथमेटिक्स कह करके एक सीरीज चालू किए हैं। उसमें आपको क्लास 2 से लेकर के 12 तक के मैथ्स को विथ ट्रिक्स आपको सिखाया जाता है। और सबसे बड़ी खासियत है कि छोटा छोटा टर्म में लगभग 15-20 मिनट के वीडियो को आपको दिया जाता है, फिर उसको आप देखते हैं और देखने के बाद आप उसी से संबंधित टेस्ट को आप देते हैं, जिससे कि आप अच्छे तरीके से सीख पाते हैं मैथमेटिक्स को।
तो इस तरह के आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि मैथ्स आपका वीक है या तो फिर मैथ्स आप ट्रिक नहीं जानते हैं मैथ्स का, तो आप मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे संपर्क करें 99-345-76-402 पर। इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं। तो मैथ्स आपको ईजी लगने लगेगा, ये मेरा दावा है। बहुत सटीक तरीके से, बहुत ही बेसिक लेवल से मैथ्स सीखना हो तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करें। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दें। धन्यवाद।